नमस्कार साथियों, ऑनलाइन सेशन पे आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुखदेव। हमने बात की थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश की, तो हमने बात कर ली थी और आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का अफवाह तंत्र और एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। यानी जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी वो आपको याद तो करनी पड़ेगी और बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का अफ़वाह तंत्र और अफ़वाह तंत्र में सबसे पहले बात करेंगे, 2 शब्द आता है, एक अफ़वाह आता है, एक आता है अफ़वाह तंत्र। सबसे पहले बात करेंगे अफ़वाह क्या है? सबसे पहले अफ़वाह। दोस्तों अफ़वाह वो चीज़ होती है जो एक क्षेत्र में प्रवाह होती है। जैसे कोई नदी है, ध्यान से समझिए जैसे ये नदी है और इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उन्हें हम कहेंगे अफ़वाह। क्या कहेंगे? अफ़वाह। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हम पूर्णतः प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अफ़वाह कहेंगे। एक शब्द आता है दोस्तों अफ़वाह तंत्र। क्या आता है? इसी को आगे लिख देता हूँ अफ़वाह तंत्र। और अफ़वाह तंत्र की अगर बात करें तो ये तो अफ़वाह एक नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है अफ़वाह और अफ़वाह तंत्र की अगर बात होती है तो ये नदी होती हैं और नदी की जो सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं, जैसे 1 होती हैं, 4 होती हैं, 10 होती हैं, 12 होती हैं। दैट्स ओके। तो इस नदी का ये पूरा का पूरा भाग यानी जो पूरा का पूरा ये बैकग्राउंड है, इसे हम कहेंगे अफ़वाह तंत्र। यानी जो नदी सहायक नदियों को मिलाकर पूरा का पूरा जो मैदान निर्माण करती हैं, उन्हें हम कहेंगे अफ़वाह तंत्र। जैसे भारत की बात करें तो ये गंगा, यमुना का मैदान आता है और गग्गर प्रदेश की बात करें तो हम भौतिक प्रदेश में भी पढ़ते हैं कि गग्गर गग्गर का जो मैदानी भाग है, वो नदी निर्मित अफ़वाह तंत्र है। तो ये तो हो गया अफ़वाह और अफ़वाह तंत्र और इसकी आप थ्योरी भी लिख सकते हैं। इसमें लिखें एक नदी का अफ़वाह तंत्र, एक नदी का अफ़वाह या प्रवाह क्षेत्र लिख दो आप। प्रवाह प्रवाह क्षेत्र और एक शब्द आता है अफ़वाह तंत्र, अफ़वाह तंत्र और बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर जो अफ़वाह बनाती हैं, उन्हें कहते हैं अफ़वाह तंत्र। एक नदी आती है, इसकी सहायक नदियाँ आती हैं और इन्हें हम कहते हैं अफ़वाह तंत्र। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अफ़वाह तंत्र का वर्गीकरण से पहले एक बात करेंगे कि राजस्थान में है वो नदियाँ का वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं, तो वो किस प्रकार करते हैं? तो 2 भाग आते हैं, एक आता है अरावली पर्वत और एक आता है भौराट का पठार, भौराट का पठार और ये एक शब्द आता है जल संबर, जल संबर। अगर इस शब्द के बारे में आपको नॉलेज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जल संभर और इसका दूसरा नाम आता है जल विभाजन। जल विभाजन। विभाजन से जो हमें पता चल जाता है कि ये है वो नदी तंत्र को विभाजन करता है। जब जल संभर की बात आती है तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एग्जाम में जल विभाजन कभी नहीं देगा, ये जल संभर ही ये एग्जाम में है वो पूछता है क्योंकि छात्र को है वो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो 2 जल संभर हैं, एक अरावली पर्वत है, एक है भौराट का पठार। सबसे पहले बात करेंगे अरावली पर्वत की। तो एक प्यारा सा छोटा सा राजस्थान का मैप बनाते हैं। ये हमारा राजस्थान और इसमें ये स्थिति है अरावली की। क्या स्थिति आती है? अरावली की। अब पश्चिमी की अगर बात करें तो यहाँ की नदियाँ पूरी की पूरी अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और यहाँ की नदियाँ हैं यहाँ से आती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये जल विभाजक रेखा है वो अरावली है वो जल विभाजक रेखा के रूप में है वो राजस्थान में कार्य करती है। एक तो नदियाँ अरब सागर में आएगी और एक नदियाँ आएगी बंगाल की खाड़ी में। दैट्स ओके। तो ये चीजें हैं आपको क्लियर हो गई होगी और नेक्स्ट आया भौराट का पठार। तो भौराट का पठार है वो जो जल संभर और जल विभाजक के रूप में है वो कार्य करती है और यहाँ यहाँ पश्चिमी की ओर नदियां चलेगी वो आएगी अरब सागर में और खंबात की खाड़ी में और पूर्व की तरफ नदियां चलेगी वो चलेगी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो ये तो था जल विभाजक। राजस्थान में 2 आता है, एक घोराट का पठार और एक आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान में अफवाह तंत्र का वर्गीकरण है वो किन किन भागों में है वो बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 भागों में है वो राजस्थान का अफवाह तंत्र का है वो वर्गीकरण किया गया है। और अफवाह तंत्र का सबसे पहला आता है आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक
अफवाह तंत्र। और राजस्थान का 60% भाग है वो आंतरिक अफवाह तंत्र का आता है। कितना परसेंट आता है? 60%। 60% भाग ये आता है आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो वह आता है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, और ये आता है 23 से 24% भाग। कितना आता है? 23 से 24%। और एक आता है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र की बात करें तो ये 16 से 17% भाग राजस्थान में आता है। 16 से 17% भाग है वो राजस्थान में आता है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम आंतरिक अफवाह तंत्र की, और सबसे बड़ा राजस्थान का अफवाह तंत्र है, 60% आता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी आती है चंबल नदी। सबसे लंबी नदी आती है चंबल नदी। और आंतरिक अफवाह तंत्र की बात करें, आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी कौन सी आती है? काकने नदी, जिसकी हम डिटेल से आगे बात करेंगे। काकने नदी, इसे मसूरदी नदी भी कहते हैं। और नेक्स्ट बात करें आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी आती है तुम्हारी कांतली नदी। कांतली नदी। और पूर्ण बहाव के आधार पर आंतरिक नदी, पूर्ण बहाव के आधार पर, बहाव के आधार पर आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, और ये आती है घग्गर नदी। घग्गर नदी। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट फैक्ट अफवाह तंत्र के बारे में। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारी नदी आती है घग्गर नदी। घग्गर नदी, इनके उपनाम की अगर बात करें तो ये आती है द्वेषमती नदी, नट नदी या मर्त नदी के रूप में है वो जाना जाता है। फर्स्ट नाम आता है इसका द्वेषमती नदी, और सेकंड आता है इसका मर्त नदी, और थर्ड आता है इसका नट नदी। अब सबसे पहले इसका प्रवाह क्षेत्र देखें। ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। शिवालिक की पहाड़ियां जब पढ़ते हैं तो जब हम राज्य भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं सबसे ऊपर आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर बाद में आता है महान हिमालय, और महान हिमालय के बाहरी जो चोटियां हैं वो आती हैं शिवालिक चोटियां। वो कौन सी आती है? शिवालिक चोटियां। तो वहां से निकलती हैं शिवालिक चोटियां से घग्गर नदी का उद्गम स्थल आता है। और यहाँ से ये प्रवाह होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक स्थान में, हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान पर ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। स्थान आता है टिब्बी, और ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। और नेक्स्ट इसका अफवाह तंत्र आता है गंगानगर में, और गंगानगर के बाद एक स्थान आता है, इसका नाम आता है अनूपगढ़। अनूपगढ़, और अनूपगढ़ में ये पाकिस्तान में है वो प्रवेश करती हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो कई बार शिवालिक की पहाड़ियों में जब वर्षा ज्यादा होती है तो कई बार फोर्ट अब्बास तक है वो पाकिस्तान तक है वो चली जाती है। डैश लगा के आप लिखो आगे फोर्ट अब्बास, और ये फोर्ट अब्बास कहाँ है? पाकिस्तान में, और ये आता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इसके अफवाह तंत्र को कहते हैं हकरा नदी। अफवाह तंत्र को क्या कहते हैं? हकरा, हकरा। तो ये तो था घग्गर नदी का अफवाह तंत्र। सबसे पहले शिवालिक की पहाड़ियों से गुजरती हैं और टिब्बी नामक स्थान पर है वो राजस्थान में प्रवेश करती हैं। और नेक्स्ट अगर अफवाह तंत्र की अगर बात करें तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में चलती हैं। हनुमानगढ़, गढ़ व
गंगानगर में है वो इसका प्रवाह क्षेत्र आता है। और इनके बाद ये अनूपगढ़ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अनूपगढ़ स्थान है, अनूपगढ़ है गंगानगर में। कहाँ? गंगानगर में। और पाकिस्तान में कभी वर्षा ज्यादा होती है तो ये फोर्ट अब्बास तक अपना पानी लेकर चली जाती हैं। और पाकिस्तान में जोफा तरह से कहते हैं हकरा। क्या कहते हैं? हकरा। और हनुमानगढ़ में इसे कहते हैं नाल। क्या कहते हैं? नाल। और यहाँ पर तलवाड़ा झील इसके, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील है वो इसके किनारे स्थित है। तलवाड़ा झील, कौन सी झील स्थित है? तलवाड़ा झील है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इनके किनारे भटनेर दुर्ग, वो भी इसके किनारे है वो स्थित। यहाँ हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग, और ये भी इनके किनारे है वो स्थित है। अगर बात करें भटनेर दुर्ग की तो ये सर्वाधिक प्राचीन दुर्ग आता है। सर्वाधिक प्राचीन दुर्ग, प्राचीन दुर्ग। और नेक्स्ट अगर बात करें तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं तो वो है भटनेर दुर्ग पर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला अगर दुर्ग है तो वो आता है भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? भटनेर है वो हनुमानगढ़ में है। और उत्तरी सीमा का इसे पहरी भी कहते हैं। उत्तरी सीमा का इसे पहरी भी कहते हैं। उत्तरी सीमा का पहरी, पहरी, उत्तरी सीमा का पहरी, पहरी भी इन्हें कहते हैं। तो ये तो भटनेर दुर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कि ये प्राचीन दुर्ग है और ये उत्तरी सीमा का पहरी कहलाता है। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण है वो यहाँ पर होते हैं। और इसके किनारे है वो तलवाड़ा झील स्थित है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अगर बात करें तो वहां ये कुछ इस तरह यहाँ से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो गगन झील को क्रॉस करती है, क्रॉस करती है। और ये क्रॉस वाला स्थान की अगर बात करें, ये क्रॉस करने वाला स्थान आता है, इन्हें कहते हैं बड़ोफल। बड़ो बड़ोफल। और बड़ोफल में सर्वाधिक सेम की समस्या ग्रसित है। सेम की समस्या, सेम की समस्या से ग्रसित, सेम की समस्या से ग्रसित ये प्रदेश है बड़ोपल है वो आता है। सेम की समस्या से, वैसे ये दोनों प्रदेश है वो सिंचाई सुविधा से युक्त हैं, इसलिए यहाँ सर्वाधिक सेम की सुविधा है वो यहाँ पाई जाती है। और सेम की सुविधा अगर मेन विशेष क्षेत्र अगर पूछ ले तो वो आता है बड़ोफल। कौन सा आता है? बड़ोफल, जहाँ पर सर्वाधिक सेम की समस्या है वो पाई जाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कौन कौन सी सभ्यता है वो इसके किनारे बसी हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे हनुमानगढ़ में एक सभ्यता आती है। एक तो आती है कालीबंगा, कालीबंगा, एक आती है पीलीबंगा, और एक आती है रंगमैल, रंगमैल। तो ये तीन सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में गगन नदी के किनारे है वो स्थित है। ठीक है, तो ये तो है हमारा गगन नदी। अब एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं कि गगन नदी सबसे पहले आपको बताया ध्वजमती नदी इसका उपनाम, फिर बाद में मर्त नदी, और इसका नाम है नट नदी। इसके तो ये तीन उपनाम आते हैं। अब देखते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र। तो शिवालिक की पहाड़ियों से होकर, शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है राजस्थान के टीपी नामक स्थान से ये प्रवेश करती हैं। और इसका विस्तार की अगर बात करें तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से गंगानगर, गंगानगर के अनूपगढ़ से वापस पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं। इसे इसे क्या कहते हैं? हकरा। इस प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं पाकिस्तान में? हकरा कहते हैं। और ये फोर्ट अब्बास तक ये आ जाती है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके किनारे एक तलवाड़ा झील है वो स्थित है। और नेक्स्ट बात करें भटनेर दुर्ग, सर्वाधिक प्राचीन दुर्ग है और विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। उत्तरी सीमा का ये पहरी आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ आईजीएनपी, आईजीएनपी एक नाम आता है, आईजीएनपी, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो यहाँ पर क्रॉस करती है। और इस क्रॉस का स्थान आता है बड़ोफल। और यहाँ पर सर्वाधिक सेम की समस्या से ग्रसित ये प्रदेश आता है। और नेक्स्ट हम बात करी थी सभ्यता की। कौन सी बात की थी? सभ्यता की। और सभ्यता इसमें आती है कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। कौन सी आती है? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। इसका लो आप स्क्रीनशॉट। आई होप ये चीजें आपको बखूबी समझ में आ गई होगी। इनसे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता है।
आप इन्हें 2 बार वीडियो को पुश करके या स्किप करके भी देख सकते हैं। पूरी की पूरी डिटेल है मैंने आपको यहाँ दे दी है। अब नेक्स्ट अगली बात करेंगे, इससे पहले आप ये लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आती है हमारी कांतली नदी। कांतली नदी और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तोराबाटी। क्या कहते हैं? तोराबाटी। और ये चलती कहां पर है? शेखावटी प्रदेश में। शेखावटी प्रदेश कौन सा? ये कहाँ थी दोस्तों? शेखावटी प्रदेश में। और ये है वो उद्गम स्थल की अगर बात करें, इसकी उद्गम स्थल की अगर बात करें तो ये सीकर से निकलती है और चूरू झुंझुनू में चूरू की सीमा के समीप है वो समाप्त हो जाती है। सीकर से निकलती हैं और चूरू के समीप है वो ये समाप्त हो जाती हैं। चूरू की सीमा के समीप ये समाप्त हो जाती है झुंझुनू में। ठीक है, यहां तक इसका प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो ये निकलती तो कहाँ है? सीकर से। सीकर से कहां से? खंडेला की पहाड़ियां। सीकर। और सीकर के बाद कहां जाती हैं? झुंझुनू में। झुंझुनू में। तो ये तो है विस्तार क्षेत्र किसका? कांतली नदी का। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। झुंझुनू को 2 भागों में है वो बांटती हैं। 2 भागों में बांटती हैं। और झुंझुनू की अगर बात करें तो यहाँ सोनारी सभ्यता है वो स्थित है। इस झुंझुनू में सोनारी सभ्यता स्थित है। और ये भी ताम्र युगीन सभ्यता आती है। ताम्र युगीन कौन सी आती हैं? ताम्र युगीन सभ्यता आती हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आती हैं खंडेला की पहाड़ियों से, इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां। पहाड़िया से इसका क्या होता है दोस्तों? उद्गम स्थल। उद्गम हो और विलुप्त कहाँ होती है? विलुप्त होती है चूरू की सीमा के पास। चूरू की सीमा के पास ये होती है झुंझुनू में। झुंझुनू में है वो ये समाप्त हो जाती हैं। और आंतरिक अफातंत्र पूर्ण प्रभाव के आधार पर यह सबसे लंबी नदी है। पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है वो यह आती हैं। पूर्ण बहाव के आधार पर ये सबसे लंबी नदी आती हैं। अब नेक्स्ट बात करें सीकर की अगर बात करें तो नीम का थाना में गणेश्वर सभ्यता स्थित है। सीकर में नीम का थाना नाम आता है, नीम का थाना। और नीम का थाना कहाँ है? सीकर में। और यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। गणेश्वर सभ्यता। और ये ताम्र युगीन सभ्यता की जननी के रूप में जानी जाती है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। जननी है वो इन्हें कहते हैं। तो ये तो था हमारी कांतली नदी। पूर्ण आंतरिक अफवाह तंत्र की ये सबसे लंबी नदी आती है। इसका प्रवाह क्षेत्र आता है सीकर से। सीकर में कहा? खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां। और नेक्स्ट बात करें झुंझुनू को ये 2 भागों में बांटती हैं। और झुंझुनू में स्थित है सोनारी सभ्यता जो कि ताम्र युगीन सभ्यता आती है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये चूरू और झुंझुनू में 2 है वो जिलों में बहती हैं। और चूरू की सीमा के पास झुंझुनू में है वो ये समाप्त हो जाती हैं। बट अगर बात करें नदी विहीन जिला आता है वो आता है चूरू। चूरू में कोई नदी नहीं बहती है। और इस सभ्यता की अगर बात करें तो नीम का थाना या गणेश्वर सभ्यता स्थित है। और ये ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहलाती है। इसका लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो ये 2 नदियां हैं वो आज इस वीडियो में हमने देख ली हैं। नेक्स्ट हम नदी करेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।